विडो बहू घमंडी सास। जया एक बहुत ही घमंडी और लालची औरत थी। उसके सर पर हमेशा पैसों का भूत सवार रहता था। जया का एक बेटा था राहुल, जो विदेश में रहता था। जया राहुल की शादी अमीर घर की लड़की से करना चाहती थी। एक दिन राहुल घर आता है। वो अपने साथ स्वीटी नाम की एक लड़की को लाता है। जया राहुल के साथ लड़की को देखकर चौंक जाती है। बेटा, ये कौन है? माँ, ये तुम्हारी बहू स्वीटी है। ये एक अनाथ है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। ये सुनते ही जया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जया गुस्से में राहुल से कुछ कहने ही वाली थी कि राहुल कहता है, माँ, स्वीटी गर्भवती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका ख्याल रखो और इसे एक माँ का प्यार दो। ये कहकर राहुल स्वीटी को लेकर अंदर जाता है। इधर जया मन ही मन में, हे भगवान, लगता है मेरे बेटे की मत मारी गई है, जो एक अनाथ को शादी करके लाया है। मैंने तो सोचा था कि इसकी शादी किसी अमीर लड़की से करूं। ये कहकर जया भी जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह स्वीटी अपने सास से पहले नींद से जाग जाती है और घर का सारा काम खत्म करके जया के लिए चाय लेकर आती है। जया स्वीटी को देखकर, तूने मेरे बेटे पर जादू तो कर लिया, पर ये मत सोच कि तेरा जादू मुझ पर भी चलेगा। वो तेरा लट्टू होगा, मैं नहीं। अब देख मैं कैसे तुझे अपने बेटे के जिंदगी से दूर करती हूँ। माँ जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? चुप कर और जा यहाँ से, मनहूस कही की। ये कहकर जया उसे जोर से धक्का देती है। स्वीटी नीचे गिर जाती है। स्वीटी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। यूं जया राहुल के पीठ पीछे स्वीटी को बहुत तंग करती थी, पर स्वीटी कभी भी राहुल से इस बारे में शिकायत नहीं करती थी। यूं देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन अचानक राहुल के कंपनी से फोन आता है। राहुल को तुरंत विदेश के लिए निकलना पड़ता है। माँ, मुझे कंपनी से कॉल आया है। मुझे तुरंत निकलना होगा। तुम अपना और स्वीटी का ख्याल रखना। ये कहकर राहुल वहां से निकल जाता है। अगले दिन जया को फोन आता है और उसे पता चलता है कि प्लेन क्रैश में राहुल की मौत हो गई है। यह सुनकर स्वीटी और जया टूट जाते हैं। राहुल की मौत की खबर सुनकर जया सदमे में चली जाती है। स्वीटी जया को अस्पताल ले जाती है और उसकी अच्छे से देखभाल करती है। जैसे ही जया ठीक हो जाती है, वो स्वीटी से कहती है, अरे डायन कही की, खा गई ना मेरे बेटे को। पता नहीं वो कौन सी मनूस खड़ी थी जो तू मेरे बेटे के जिंदगी में आई। ये कहकर जया स्वीटी को पीटने लगती है। माँ जी, प्लीज मुझे मत मारिए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए माँ जी। जया स्वीटी से घर का सारा काम करवाती थी। स्वीटी को एक पल का भी आराम नहीं मिलता था। जैसे ही वो एक काम खत्म करती, जया उसे दूसरा काम दे देती थी। अगर काम में देरी हो गई तो जया उसे फिर से पीटती थी, यहाँ तक कि वो उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। माँ जी, बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना। खाने के अलावा तुझे कोई काम सूझता भी है? जाकर रसोई में रोटियां पड़ी है, खा ले वो। स्वीटी ये सुनकर खुश हो जाती है और रोटियों के लिए भागी भागी रसोई में जाती है। लेकिन जैसे ही वो रोटियां हाथ में लेती है, उनमें से बदबू आने लगती है। रोटियां सख्त भी हो गई थी और बदबू भी आ रही थी। ये देखकर स्वीटी मायूस हो जाती है और रोते हुए जाकर पानी पी के सो जाती है। इधर जया अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसके कमरे में एक सुनहरी रोशनी आती है। उस रोशनी में राहुल की आत्मा थी। जया की आंखें खुल जाती है और वो कहती है, अरे बेटा, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चले गए? ऐसा कहकर जया रोने लगती है। माँ, तुम स्वीटी के साथ अच्छा नहीं कर रही हो। बेचारी गर्भवती है। मेरी मौत के बाद उसने तुम्हें संभाला, तुम्हारी देखभाल की, फिर भी तुम उस पर इतना जुल्म कर रही हो। माँ, क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहती हो? माँ, स्वीटी एक अच्छी लड़की है, उसका अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और ना ही मैं तुम्हारे पास कभी वापस आ पाऊंगा। ये कहकर राहुल की आत्मा वहां से चली जाती है। जया तुरंत रसोई में जाती है और स्वीटी के लिए गरम गरम खाना बनाकर
उसके कमरे में ले जाती है। स्वीटी जया के इस बदलाव से बहुत खुश हो जाती है। उस दिन से जया स्वीटी को बहू की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह देखने लगती है। सौतेली माँ का गरीब बेटा। रघु एक सीधा साधा और नेक दिल इंसान था। वो अपनी दूसरी पत्नी सविता और 2 बेटे विनीत और जिग्नेश के साथ रहता था। विनीत सविता का सौतेला बेटा था। विनीत सविता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि रघु की जायदाद में से थोड़ा सा भी हिस्सा विनीत को जाए। विनीत पढ़ाई में अव्वल था। ना केवल पढ़ाई में, वो स्पोर्ट्स में भी अव्वल था। एक दिन विनीत और जिग्नेश स्कूल से आते हैं। रघु घर में बैठा था। पिताजी, ये देखिए, रनिंग में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। अरे वाह बेटा, ऐसे ही मन लगाकर पार्टिसिपेट करते रहना। देखना एक ना एक दिन तुम जरूर कामयाब होंगे। जिग्नेश, तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया क्या? मुझे ऐसे बकवास काम पसंद नहीं है। माँ, मेरे लिए नाश्ता लाओ। ये बकवास नहीं है जिग्नेश। अगर तुम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिलेगी। रघु की ये बात सुनकर जिग्नेश जानबूझकर जोर जोर से रोने लगता है। जिग्नेश की रोने की आवाज सुनकर सविता रसोई में से भागी भागी आती है। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? जिग्नेश नकली आंसू निकालते हुए, माँ, पिताजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो सिर्फ विनीत को पसंद करते हैं। पिताजी ने मुझे बहुत डांटा। अरे हमारी किस्मत ही फूटी है बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं? अब ये जो भी कहेंगे हमें सहना ही होगा। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम माँ बेटे इतना नाटक कर रहे हो? हाँ हाँ, हमारा दर्द भी तुम्हें नाटक ही लगेगा। तुम मुझसे प्यार थोड़ी ना करते हो। अरे तुम दोनों से बात करना ही मुश्किल है। मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। देखा देखा, मुझसे बात करने में भी तुम्हें परेशानी हो रही है। रघु सविता की बात को अनसुनी करके अपने काम पर चला जाता है। इधर सविता विनीत से कहती है, ये सब तेरी वजह से हुआ है मनहूस कही के। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ये कहकर सविता विनीत के हाथ से वो सर्टिफिकेट छीन लेती है जो उसे रनिंग में मिला था। सविता उस सर्टिफिकेट को जला देती है। प्लीज माँ, ऐसा मत करो। सविता विनीत के एक नहीं सुनती। वो सर्टिफिकेट जला देती है और विनीत को खूब पीटने लगती है। माँ, दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे मत मारो माँ। विनीत रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है और रोते रोते सो जाता है। रात को जब रघु घर आता है, विनीत सो रहा था। अरे विनीत, इतनी जल्दी सो गया? खाना खा लिया क्या इसने? हाँ, आज जल्दी ही खाकर सो गया। अच्छा ठीक है सविता, मुझे थोड़ा काम से 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। रघु वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह सविता का भाई शंभू सविता से मिलने घर आता है। विनीत स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। ये देख शंभू सविता से कहता है, अरे मेरी प्यारी बहना, तू कितनी भोली है और कितनी नासमझ। मैं समझी नहीं भैया। अरे बहन, सांप के बच्चे को अगर दूध डालकर पिलाओगे तो एक ना एक दिन वो तुम्हें जरूर डस लेगा। अगर तुम इस विनीत के बच्चे को अपने वश में नहीं करोगी तो ये तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कहीं का नहीं छोड़ेगा। बाद में तुम्हारी मर्जी। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। मैं अब चलता हूँ। शंभू वहाँ से चला जाता है। तब सविता विनीत से कहती है, तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में बहुत काम पड़ा है, पहले वो काम खत्म कर दे। माँ, घर का काम और वो कांताबाई है ना, वो आकर कर लेगी। मुझे आज एग्जाम है माँ, स्कूल जाना होगा। सविता गुस्से से, जितना कहा है उतना कर। मैंने कांताबाई को काम से निकाल दिया है और वैसे भी
अगर तू स्कूल नहीं गया तो कोई भूकंप नहीं आ जाएगा, समझा? जाकर घर का काम कर। सविता विनीत को जोर का तमाचा मारती है। विनीत घर का काम करने लग जाता है। विनीत घर का सारा काम खत्म करके सविता के पास आता है। माँ, घर का सारा काम खत्म हो गया है। मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना दो ना। क्यों रे, हाथों में मेहंदी लगी है? जाकर खुद ले ले। ये सब पास में खड़ा जिग्नेश सुनता है और मन ही मन सोचता है, अरे यही मौका है इस बच्चे को माँ की डांट खिलाने का। ये सोचकर जिग्नेश भी विनीत के साथ रसोई में जाता है और सब्जी वाला बर्तन नीचे गिरा देता है। सारी सब्जी नीचे गिर जाती है। जिग्नेश रसोई में से भाग जाता है कि तभी सविता रसोई में जाती है। सारी सब्जी नीचे गिरी देख सविता गुस्से में विनीत को पीटने लगती है। अरे ये क्या किया तूने? सारी सब्जी जमीन पर गिराती। तूने जानबूझकर ये किया है ना, ताकि मैं और मेरा बेटा भूखा रह जाए? नहीं माँ, मैंने ये नहीं किया, ये तो जिग्नेश ने किया है। अच्छा, अब तो तू झूठ भी बोलने लगा। तू मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहा है। रुक, देख अब मैं क्या करती हूँ। ये कहकर सविता एक चम्मच को चूल्हे पर जलाती है और उस गरम चम्मच को विनीत के हाथ पर लगा देती है। विनीत दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। ये सब पास में खड़ा जिग्नेश देखकर खुश हो जाता है। अगर तूने अपने पिता के सामने मेरी या मेरे बेटे की शिकायत की तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि मरी हुई तेरी माँ भी तेरे हाल को देखकर तड़प उठेगी, समझा? रघु का फोन आता है। विनीत रघु से कुछ नहीं कहता। अगले दिन विनीत कुएं के पास कपड़े धो रहा था कि इतने में जिग्नेश उसे देखता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, यही मौका है, इस मनहूस को इस कुएं में ढकेल देता हूँ। जिग्नेश विनीत को धक्का देने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है कि इत्तेफाक से वो खुद पैर फिसल कर उस कुएं में गिर जाता है। ये देख सविता भागी भागी आती है। जिग्नेश को तैरना नहीं आता था। अरे कोई है, बचाओ मेरे बच्चे को, वो कुएं में गिर गया है। ये कहकर सविता जोर जोर से रोने लगती है कि तभी विनीत कुएं में छलांग मार देता है और जिग्नेश की जान बचाता है। ये देख सविता कहती है, विनीत मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हें बहुत तकलीफ दी, फिर भी तुमने जिग्नेश की जान बचाई। माँ, वो मेरा भाई है, ये मेरा फर्ज है। मैं उसकी जान नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा? विनीत की बातें सुनकर जिग्नेश कहता है, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारना चाहा। मैं तुम्हें कुएं में धक्का देने आया था पर मैं खुद गिर गया। तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। कोई बात नहीं, तुमने मुझे भाई कहा, यही मेरे लिए बहुत है। चलो ये सारे काम छोड़ो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। उस दिन से सविता विनीत और जिग्नेश में कोई भी भेदभाव नहीं करती है। वो उन दोनों को बहुत ही लाड़ और प्यार से पालने लगी। विनीत और जिग्नेश भी सगे भाइयों की तरह रहने लगे।